today's class, है ना? My dear students, in previous class we have is I have explained about Lorentz force. What is the Lorentz force? Force acting on a moving charge part के लिए magnetic field. ठीक है? If there is magnetic as well as electric field at a region, then the sum of electric and magnetic force is known as the Lorentz force. दोनों ही चीजें हैं. जब किसी रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पर केवल मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा तो उसको ही लॉरेंट फोर्स कह देंगे. और अगर किसी रीजन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फोर्स काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का सम लॉरेंट फोर्स है ना. तो फाइनल एक कंक्लूजन ये था कि यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज पे जो फोर्स काम कर रहा है उसको लॉरेंट फोर्स. ओके, नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नेटिक फोर्स. मैं यहाँ पे आज की क्लास में मैं बात करूंगा केवल लॉरेंट फोर्स की. और लॉरेंट फोर्स क्या, जिसमें केवल मैग्नेटिक फोर्स है. क्या है? मैग्नेटिक फोर्स. दैट इज व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, देन जो फोर्स उस पे काम करता है मैग्नेटिक फोर्स. प्यारे बच्चों तुम ही हो, ये कंडीशन है. ओके बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है, चल रहा है. तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स क्या था जो कि लग रहा है हमारे पास यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज पार्टिकल पे. वेक्टर F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, राइट. यू हैव टू बी लर्न डायरेक्टली दिस V क्रॉस B ही लर्न करना है. इसको आप रिवर्स कर देंगे गलत हो जाएगा. कल मैंने आपको बताया. तो लॉरेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फोर्स जो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है इस फार्मूले से आएगा. और जो डायरेक्शन निकालेंगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल. ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं कल की क्लास में. अब आगे थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा समझना है. ठीक है, इन स्केलर फॉर्म, इसको कल देखा था इन स्केलर फॉर्म. प्यारे बच्चों, सो F इज इक्वल टू क्या था? Q V B sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर V एंड वेक्टर वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड B इट इज द मैग्नेट. ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने ये जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल अप्लाई कराए तो वहां पर हम लोगों ने किस पे फोकस किया? डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो डायरेक्शन निकालते समय इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे. कैलकुलेशन में नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकालेंगे, इट डजंट मैटर. ठीक है, समझ रहे हो ना. और एक चीज मैंने आपको और भी सिखाई है, वो हमेशा याद रखना है फिजिक्स में. व्हेनेवर देयर इज अ फार्मूला ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, किसी वेक्टर क्वांटिटी का फार्मूला होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय चार्ज को आप क्या रखना है? केवल न्यूमेरिकल वैल्यू. सो अगर वो 3 कूलम का चार्ज है या -3 कूलम का चार्ज है, डजंट मैटर, आप क्यू की केवल वैल्यू रखोगे. प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं. वो जो प्लस माइनस होगा ना वो फोर्स की डायरेक्शन है. ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा. ये दिमाग में रख लीजिए. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का फार्मूला हो उसमें चार्ज की जो वैल्यू रखोगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे, यानी प्लस माइनस के साइन से हमें मतलब नहीं. उसका जो प्लस माइनस साइन होगा वो क्या बताएगा? डायरेक्शन. किसकी डायरेक्शन? जिस क्वांटिटी का फार्मूला लगा रहे हैं. यहाँ फोर्स का है तो फोर्स की डायरेक्शन. क्लियर? आपने देखा होगा पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूला था और फिर किसका फार्मूला है? कूलम्स लॉ में फोर्स का खुद फार्मूला आया था. क्या इन सब जगहों पर क्या हम लोगों ने चार्ज को न्यूमेरिकल वैल्यू, चार्ज को क्या प्लस माइनस के साथ रखा है? डिफरेंट टीचर्स होते हैं वो आपको रखवाते हैं, फिर वो बताते हैं कि अट्रैक्शन रिपल्सन ये वो डजंट मैटर. तो हमारे लिए इजी वे क्या है? हम चार्ज की वैल्यू रखेंगे और जो साइन होगा वो डायरेक्शन होगा. कैर लीजिए दिस. अब आगे आऊंगा बच्चों, ये दिमाग में रख लिया, समझ में आया आप सभी को कि मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो ये फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक. अब माय डियर स्टूडेंट, मैं ये भी जानता थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिज्म को जब हम स्टडी करेंगे तो मैग्नेटिज्म को हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ स्टडी करेंगे. बहुत सारी चीजें. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है जरा जानते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो डिफरेंस हमारे पास क्या है बच्चों? भाई डाल रहे हैं, पॉज कर दो, इसको डालो जरा प्लीज. सो डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट हियर प्लीज. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स? इसे बहुत अच्छे समझना है ना. फार्मूला सीख लेने से भर से काम नहीं चलेगा. हमें जो चीजें कंपैरेटिव हों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, तो हमें इनके बारे में बहुत डिटेल नॉलेज रखना है. और इस नॉलेज में हमें ये भी जरूरी है कि हम इनके डिफरेंस को भी समझें. प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता हूँ. सो हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड अ पॉजिटिव चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड हियर एंड अ नेगेटिव चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड हियर. प्यारे बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मैंने आपको दिखाई है, एंड दे आर द टू चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल गाइस नोज अबाउट दैट. सभी आप जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो फोर्स काम करेगा, कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, फील्ड के अलाउंग करता है. अलाउंग का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में करेगा, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन. ठीक, बात तो यही है. बोलो भाई, समझ में आएगा? ये तो हम पहले से जानते थे. अच्छा, आप ये बताइए प्यारे बच्चों, मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख देता हूँ, मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख देता हूँ, अब फोर्स किधर काम करेगा? फील्ड की डायरेक्शन, राइट? तो दैट इज फील्ड की डायरेक्शन में काम कर रहा. अभी ये रेस्ट पे था, और जब फील्ड की डायरेक्शन में फील्ड के अपोजिट फोर्स काम करेगा तो ये क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी 0 से कुछ इंक्रीज हो जाएगी. 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड. दैट इज व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर. दैट इज जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है. वह फोर्स करता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है. किसको चेंज करता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है. डायरेक्शन को भी कर सकता है, ऐसा नहीं है. अगर चार्ज पार्टिकल को फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर कराएंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है. द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक ऑलरेडी. तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि जब चार्ज पार्टिकल फील्ड के अलोंग जाएगा तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, जब परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है. ऐसा बताया. खैर फिलहाल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है प्यारे बच्चों, वो फील्ड की डायरेक्शन में उसकी अपोजिट काम करता है. और हम जैसे ही किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखते हैं, रेस्ट पे ही रखते हैं, तो देखा कि फोर्स लगेगा, एंड इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव, तो रेस्ट से क्या होगा, ये मोशन में आएगा. यानी इसकी वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंज आ गया. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया. दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पर जब कभी भी लगेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को भी चेंज करेगा, डायरेक्शन को भी कर सकता है अगर नॉर्मल इंटर करेंगे. बट मेन बात यहाँ पे है कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है. बट मैग्नेटिक फोर्स क्या ऐसा करेगा? क्या वो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा? जरा देखते हैं, जरा देखते हैं. अगर नहीं करेगा तो एक बहुत बड़ी बात आ गई कि मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा. फिर जरा देखते हैं प्यारे बच्चों. मान लेता हूं कि हियर इज यहाँ पे जरा देखते हैं. हियर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी भी. एक पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा. My dear students, you always keep in mind when we are dealing for the angle between the two vectors, then both vectors must be added 10 to 10, right? Or head to head, but more convenient it is 10 to 10. Okay, तो बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि फील्ड से थीटा एंगल पर इस तरह से मूव कर रहा है. अब जरा देखते हैं, जरा राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब क्योंकि बार बार आपको जरूरत पड़ेगी तो या प्रैक्टिस में हो जाइए, हैबिचुअल हो जाइए आपको किस तरह से अप्लाई करना है. तो मेरे लिए तो राइट हैंड पाम रूल बहुत आसान है ना, लगाना बहुत आसान होता है. आप कुछ भी लगाइए, डजंट मैटर. तो मैं लगाता हूं. जरा फिंगर्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट होगी. फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा ये बताओ पाम फेस किधर है, इनवर्ड, ठीक, नॉर्मली इनवर्ड. सो माय डियर स्टूडेंट, एट दिस केस जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो कुछ इस तरह से करेगा, नॉर्मली इनवर्ड. और मैंने क्रॉस करके सिखाया था क्या इसका मतलब होता है, नॉर्मली इनवर्ड. ठीक, नॉर्मली इनवर्ड. तो प्यारे बच्चों आप जरा गौर करके देखो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होता है. किसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के. जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आप ऑब्जर्व करिएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है, जिन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट किसका है, वेलोसिटी वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का. तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर ही परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन. क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वह दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से बनने वाले प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी. सपोज दैट मैं a क्रॉस b करता हूं, a क्रॉस b, और a वेक्टर हमारे पास कुछ इस तरह से है एंड b वेक्टर हियर इज थीटा. तो माय डियर स्टूडेंट, a क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगी, जरा देखो, नॉर्मली इनवर्ड. यानी क्या हुआ, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स. वेक्टर्स से बनने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर. क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा
ए पर भी परपेंडिकुलर रहेगा और बी पर भी परपेंडिकुलर रहेगा। बच्चों क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन वही है जो कि v क्रॉस b की डायरेक्शन है, तो v क्रॉस b ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, v और b से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी v पर भी परपेंडिकुलर और b पर भी परपेंडिकुलर। ये हमेशा याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी रहेगा और फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगा। अब जरा बच्चों समझना, ऑब्जर्व करना, एक चार्ज पार्टिकल वो कुछ इस तरह से जा रहा था और मैं फोर्स लगा रहा हूं साइड से, ऐसे तो लग रहा है ना नॉर्मली इनवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड ये था, चार्ज ऐसे जा रहे हैं और फोर्स किधर से लग रहा है, ऐसे, तो क्या होगा, क्या होगा, याद कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तभी वेरी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब फोर्स उस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट काम कर रहा हो। समझ रहे हैं भाई, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये थी और फोर्स कहां से लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स साइडवेज, वेलोसिटी के नॉर्मल परपेंडिकुलर लग रहा है, तो क्या करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा, ना कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। कोई बॉडी इस तरह से जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से और बगल से फोर्स लगा दो तो 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, बट उसकी क्या बदलेगी, डायरेक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, a main important conclusion is that the magnetic force is always acting normal to the direction of velocity of the moving charge particle and also normal to the direction of magnetic field. That is, magnetic force is a sideways deflecting force and it only changes the direction of motion but not affect the magnitude of velocity. ये velocity के magnitude को affect नहीं करता। तो बच्चों क्या आया, फिर यहां से क्या आया, क्वेश्चन कल को आ गया एग्जाम में, a charged particle is moving in magnetic field at an angle 30 from the field, then what, kinetic energy will change, momentum will change, magnitude of velocity will change, क्या क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज होता और जो मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, हाफ mv²। बच्चों यहाँ v तो है, वेलोसिटी तो है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का क्या रखते हैं हम, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रखेंगे। और मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डालता, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स ना तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा था, ये मोमेंटम को चेंज कर देगा। क्यों भाई, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इफ वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड, तो यहां तो वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है तो ऐसे टर्म्स, ऐसी क्वांटिटीज जो वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगी, वेक्टर क्वांटिटीज, मोमेंटम है ना, ये सब बदल जाएंगी, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज नहीं बदलेंगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी हमारी। समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, वो मैग्नीट्यूड को भी बदलता है, तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी और डायरेक्शन अगर बदल रही होगी तो मोमेंटम भी बदल जाएगा। समझ में आ गया, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं है, समझ में आ गया। इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, इसको पास कर दीजिए, है ना, मैं एक्सप्लेन कर दिया है, एक मिनट वेट। एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स इज अ sideways deflecting force and it acts always normal to the direction of motion of the charged particle as well as the direction of field, है ना, so it changes only direction not magnitude of velocity, as magnitude of velocity and kinetic energy always remains constant, ठीक है, okay, but electric force करेंगे, ठीक है भाई, okay। now next topic is units of magnetic field, units of magnetic field, है ना प्यारे बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों ओर एक इफेक्टिव रीजन है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करी थी और सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी
जब से मैं मैग्नेटिज्म मैंने शुरू करके रखा है, मैग्नेट पढ़ा, मैग्नेटिज्म पढ़ा, लॉट ऑफ थिंग्स आर, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, बट मैग्नेटिक फील्ड तो जान गए कि चारों ओर का इफेक्टिव रीजन है, बट उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, यूनिट्स क्या होंगी, कुछ नहीं जानते ना, पढ़ा ही नहीं। अब कैसे भाई क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप? यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे प्लीज, है ना, देखेंगे जरा ध्यान से प्लीज। As the time passes, there are many formulas from where you can derive the units of the magnetic field. जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आगे बढ़ते जाओगे, बहुत सारे ऐसे फार्मूले मिलेंगे जहां से आप मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स वगैरह फाइंड आउट करोगे, है ना। प्यारे बच्चों क्या होता था, अगर कोई इधर कंसंट्रेट कर लो भाई, इफ देयर इज एनी चार्ज बॉडी और एनी चार्ज सिस्टम, अगर कोई चार्ज बॉडी है, कोई चार्ज सिस्टम है, तो उसके चारों ओर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता था? माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को कई टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग कई तरह से स्टडी करते थे, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था फील्ड लाइंस के द्वारा, स्केलर रिप्रेजेंटेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा, या इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्राफ वेक्टर में क्या था पढ़ा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से कोई चार्ज होता था उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या होती थी, फील्ड की इंटेंसिटी, दैट इज फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती थी, डिफरेंट होती थी कि नहीं होती? आप बताओ, होती थी। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम देख रहे हैं कि फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स पर फील्ड की स्ट्रेंथ इट मे बी डिफरेंट, इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म फील्ड तो इक्वल होगी, बट अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो अलग अलग जगह पर फील्ड की इंटेंसिटी अलग होगी। तो अगर मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, इफ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, इट मे बी डिफरेंट इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्म फील्ड, तो अलग हो सकती है, समझ रहे हैं ना। तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और अगर वैल्यू होगी तो उसके साथ हमें क्या देनी होगी, यूनिट्स, है ना। तो कुछ जरा थोड़ा सीखते हैं जरा, है ना, फील्ड के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग सीखते जाएंगे। तो आप समझ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट या करंट कैरिंग लूप के चारों ओर का इफेक्टिव रीजन, है ना, किसी दूसरे मैग्नेट को वहां पर लाएंगे तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, है? और फील्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना। तो उसको निकालेंगे, देखेंगे। चलिए इसकी यूनिट्स को देखेंगे जरा, है ना। एक थोड़ा सा फार्मूला मुझे याद आ रहा है, याद करो जरा। हम लोगों ने E इक्वल टू F/Q फार्मूला पढ़ा था, या अगर हम उसको देखेंगे तो E इक्वल टू F/Q नॉट पढ़ा था। Q नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज। ये पढ़ा था ना। ये कब जाना था, किस कॉन्सेप्ट पे आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विद इन द फील्ड, फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और कैसे निकाला था, याद करो। सपोज दैट लेट हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आई वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। क्या किया था मैंने, किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लेके आया था। इफ इट इज टेस्ट चार्ज तो टेस्ट चार्ज को लेके आया था। यहाँ पर रखेंगे तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स। जो फोर्स लग रहा है और जो वैल्यू है उस चार्ज की, उसको डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी तरह निकाल सकता हूँ? बोलो भाई, क्या मैं निकाल सकता हूँ? बट इट इज डिफिकल्ट, राइट? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू अस, बिकॉज चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाता है, बट मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। मैग्नेटिक पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते। बट अगर आइडियल स्टडी की बात करते तो हो सकता है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, यहाँ पर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सिमिलर टू दिस फार्मूला, मैं B बराबर क्या कर सकता हूँ, F बाई, अरे भाई मैंने बोला है कि मैं होल ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक के टॉपिक को मैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये फार्मूला देखा है, तो यहाँ पर भी सिमिलर बनाइए सर फार्मूला। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोला करते हैं। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरली हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई ये E इक्वल टू F/Q नॉट था, तो यहाँ B बराबर क्या हो जाएगा, F/Q नॉट नहीं करेंगे, वेरी गुड, पोल होना चाहिए। जैसे यहाँ चार्ज था वहां पे पोल है, और पोल की स्ट्रेंथ को हम लोग क्या जानते हैं, पोल स्ट्रेंथ। क्या जानते हैं, पोल स्ट्रेंथ। सो इट इज Qm, राइट? व्हाट इज Qm? इट इज नॉट अ चार्ज बट इट इज अ पोल स्ट्रेंथ। समवेयर इन मेनी बुक्स इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय M, राइट? समझ रहे हैं ना? डाइपोल मोमेंट भी होता है, तो मैंने फार्मूले बताए थे आप लोगों को, समझ रहे हैं ना सभी लोग?
कि अगर डाइपोल मोमेंट को आप कैपिटल एम से करोगे तो ये पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम, इफ डाइपोल मोमेंट इज एम देन पोल स्ट्रेंथ इज क्यू। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते नहीं कर सकते? चलो खैर छोड़ो। फिर मुझे यूनिट्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है? यूनिट्स की बात करनी है। ठीक है, किसकी यूनिट की बात करनी थी मुझे? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की बात करनी है। प्यारे बच्चों, किसकी यूनिट की बात करनी है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। तो मैं इस फार्मूले से क्या यूनिट्स नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इसको भी देखेंगे, इस फार्मूले को भी देखेंगे, लेकिन हमारे लिए जो सबसे आसान अभी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। पढ़ा है ना? तो ठीक है भाई, जरा देखेंगे, इससे भी देखूंगा। और ये फार्मूला किस कॉन्सेप्ट पे आया मिलेगा नहीं आपको हर जगह, बट इस कॉन्सेप्ट के बेस पे इसको मैं बना सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या छोड़ते हैं, जरा देखते हैं पहले बच्चे यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स की यूनिट फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स कौन सा है भाई? कौन सा मैग्नेटिक फोर्स है? एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कहां पर मूव कर रहा भाई? इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मेरे पास बच्चों क्या फार्मूला भाई? F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। मैक्सिमम फोर्स कब काम करता था? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। बेटा साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 तक, तो मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं +1, और +1 थीटा के किस एंगल की वैल्यू होती है? 90 डिग्री। खैर F max इज इक्वल टू कितना होता था प्यारे बच्चों? QVB। सो फ्रॉम दिस फार्मूला, फ्रॉम हियर माय डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट करेंगे, यूनिट्स की बात कर रहा था मैं, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए जरा कंसंट्रेट करिए, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F में Q और V को डिवाइड करूंगा, तो बच्चों F max अपॉन QV, राइट? सो ऐसा यूनिट निकालते हैं। अभी नोट मत करो भाई साहब, ऐसा यूनिट निकालते हैं, जरा देखना जरा, ऐसा यूनिट। और जो मैं बोलने लिखने के लिए बोलूंगा वैसे ही आप नोट करोगे। एसआई यूनिट ऑफ बी, बी की एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? याद रखना, कभी यूनिट्स रट नहीं पाओगे, डायमेंशनल फार्मूले रट नहीं पाओगे, आपको यही फार्मूले ये दिमाग पे रखने होंगे और वहीं से कैलकुलेट करना है। सो क्या होगा हमारे पास? न्यूटन पर चार्ज की यूनिट। चार्ज क्या होता है? अरे बेसिक्स में आओ, बेसिक्स में। Q इज इक्वल टू कितना होता है? IT। I क्या होता है? एम्पियर। T फॉर सेकंड, T फॉर टाइम बता रहे हैं, वो तो दुनिया को पता है T फॉर टाइम, है ना? आ जाओ भैया, यहाँ भी आ जाओ। डेविसिटी पढ़ाने की क्लास है, तो देख लो। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया? IT। सो I फॉर एम्पियर, I मतलब करंट, करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, और T की यूनिट क्या है? सेकंड। SI यूनिट की बात करेंगे बेटा, ठीक है? सर आपने चार्ज की यूनिट नहीं रखी, चार्ज की यूनिट भी तो SI है, चार्ज वाली रखो। अरे हम कुछ फंडामेंटल उस पे आएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स पे, बेसिक यूनिट्स जो होती है हमारी, है ना? कूलम जो चार्ज की यूनिट होती है वो ड्राइव। यहाँ पे देखो बेटा, अच्छा करना, पीछे एकदम मस्त हो गया भाई, देखो भाई प्लीज। तो SI यूनिट क्या होगी भाई? ऊपर फोर्स की कितनी बेटा? न्यूटन, और चार्ज की क्या हो जाएगी? एम्पियर इनटू सेकंड, और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड से सेकंड क्या आएगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या क्या भाई? सर ये पूरी जो कहानी कराई है ना आपने, सर ये तो यहाँ से आ जाती है, न्यूटन और चार्ज की क्या होती है? एम्पियर। ओह सेकंड आ गया ये तो सर, क्या रहा है? हाँ वेरी गुड, मैं यही तो जानना चाह रहा था भाई। इट इज नॉट अ चार्ज बट इट इज अ पोल स्ट्रेंथ, और पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर इनटू मीटर। ये बच्चों पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ, पिछली क्लास, उससे भी पिछली क्लास, ठीक है? बताया? 4 बच्चे परेशान हो गए, ठीक है? परेशान नहीं होना, याद रख लीजिए। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बहुत सारे फार्मूले ऑटोमेटिकली इस बेस पर आपको मिल जाएंगे, तो कभी ये फार्मूला कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ पोल स्ट्रेंथ। अब एक्चुअल में इस तरह आ गया कि पोल स्ट्रेंथ इज दिस, देन यू कैन आप कर लगा सकते हो। B इक्वल टू ये भी हमारे पास हो सकता है, सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और सी। बच्चों तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इट इज नोन एज द टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ला। इट इज नोन एज द टेस्ला। इतना नोट कर लो यार, फिर मैं आगे करता हूं। फर्स्ट
कहां से नोट करोगे? कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या देखा हम लोगों ने? कंसंट्रेट करिए प्लीज। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आइदर वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फार्मूला और फ्रॉम दिस फार्मूला। सो क्या आती है भाई हमारे पास? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो नीचे लिखेंगे इट इज नोन एज द टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ला। टेस्ला टेस्ला स्पेलिंग TESLA। टेस्ला 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 जो भी बोलना है, टेस्ला ऐसा नहीं बोलेंगे आप। चलो भाई कंसंट्रेट करेंगे तो सीजीएस यूनिट पे आएंगे जरा। ओके कंसंट्रेट करो भाई। सीजीएस यूनिट ऑफ बी माय डियर इट इज गॉस। क्या बोलेंगे इसको? गॉस, ठीक है जी। स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों जरा यहाँ पे देखेंगे इट इज गॉस 1 टेस्ला इज इक्वल टू, अब इसमें रिलेशन देख लेते हैं जरा SI और सीजीएस में। 1 टेस्ला है ना इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। जी में लिख देते हैं, नोट करें इसको। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। समझ में आ गया भाई? SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, उसको टेस्ला भी बोलते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होगी? गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4। ठीक है। सो कितना टाइम मेरे पास बाकी है? 1 मिनट। चलिए ना 15। ओह ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेट प्लीज। 5 मिनट्स में कांसेप्ट हो जाएगा। नोट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर, या ऐसे हेडिंग डाल लीजिए वेलोसिटी सिलेक्टर। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। यूनिट्स वगैरह हो गई। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स में हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया है ना। चलो देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर, शांत रहे प्लीज। वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर। अरे यार सेलेक्ट करना है यार, सेलेक्ट करना, चूज करना, ठीक है। ओके ओके बच्चों कंसंट्रेट प्लीज। माय डियर स्टूडेंट्स समटाइम्स इन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स है ना, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन डिमॉन्स्ट्रेशन, कई बार ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जहां पर हम चार्ज एक स्पेसिफिक स्पीड से मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। A lot of experiments आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो देखेंगे, या एक्सपेरिमेंटल पर जब कभी आपको कभी मौका मिलेगा तो वहां आप करेंगे, नहीं मौका मिलेगा तो बुक्स वगैरह में पढ़िएगा, ठीक है। सपोज दैट इन एनी एक्सपेरिमेंट I need a charge particle moving with a particular velocity। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में मुझे पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हुए चार्ज की रिक्वायरमेंट है और मान लेते हैं वो 15 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि उतनी वेलोसिटी दे सकते हैं हम चार्ज पार्टिकल को। साइक्लोट्रॉन वगैरह आप पढ़ोगे एंड सो ऑन, है ना, ये सब पढ़ूंगा अगर होगा तो सिलेबस में। बहुत सारा सीबीएसई ने कट कर दिया। तो प्यारे बच्चों अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेस हों और उसमें उन मल्टीपल चार्जेस में किसी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, किसी की 10 मीटर पर सेकंड है, किसी की 5 मीटर पर सेकंड है, बट मुझे कौन सा चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। सो फाइनली यहाँ पे क्या आ रहा है आपके सामने? If there are multiple charge particle moving with different speed, and I need only a particular charge moving with a specific velocity। मैंने आपको एग्जांपल दिया, there are multiple charges 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड, but I need a charge particle which is moving with velocity 15 मीटर पर सेकंड। मूव करके आ रहे थे। आपने देखा कभी आर्मी वर्दी वाली रेस देखा है ना? बहुत सारे लड़के दौड़ के आ रहे हैं और जो पर्टिकुलर स्पीड या उस टाइम पे पहुंच जाता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी सब इधर उधर रह जाते हैं। मुद्दे की बात ये है, तो ऐसा हम कैसे करेंगे? इफ देयर आर मल्टीपल चार्ज पार्टिकल, कई सारे चार्ज पार्टिकल हैं और मैं चाहता हूं कि इस रीजन से, इस ये जो बाउंड्री लाइन है यहां से वही चार्ज पार्टिकल अंदर जाए जिसकी स्पीड मान लेता हूं फॉर एग्जांपल ये 15 मीटर पर सेकंड। तो कैसे करेंगे? कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन पे वेलोसिटी सिलेक्टर, इट इज अ कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर, एक ऐसा अरेंजमेंट कर लें हम, इट इज ओनली अरेंजमेंट है, वेलोसिटी सिलेक्टर। चलो देखो यहाँ पे कंसंट्रेट करें। एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है बच्चों, जरा देखना गौर करके। ये एक रीजन है और इस रीजन में मैं क्रॉस का मतलब समझते थे ना? यस सर। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस मींस नॉर्मली इनवर्ड। दैट इज नॉर्मली इनवर्ड का मतलब क्या होगा आप समझो। अगर मैं कहीं क्रॉस दिखाऊंगा तो मैग्नेटिज्म में आपको क्या समझना है कि जो जिस बात की चर्चा हो रही है वो नॉर्मली इनवर्ड है, यानी इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, ये रीजन है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने नॉर्मली इनवर्ट ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या कर लिया, नॉर्मली इनवर्ट ले लिया, राइट। अब मैं इसी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, इसी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, इसी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं। सर ये आप अपने आप से कर रहे हो तो हम बताएं उस तरह से करिए, ठीक। तो हम अरेंजमेंट कुछ इस तरह की व्यवस्था रख रहे हैं ना, मैं कुछ इस तरह अरेंज करना चाहता हूं कि जो यहां से चार्ज पार्टिकल निकल के आएंगे, है ना, वही इस रीजन से पास कर पाएगा जो मैं वेलोसिटी चाहता हूं। अगर उससे कम वेलोसिटी, उससे ज्यादा वेलोसिटी तो उधर निकल के नहीं जाएगा, नहीं निकल के। जरा देखते हैं प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव करके इस तरह से जा रहा है। जरा गौर करके देखना क्या होगा, समझना है आंसर। प्यारे बच्चों मैं जानता हूं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है, फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड किधर ली मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। याद रखिएगा, whenever there is a positive charge particle placed in electric field, then force किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो बेटा ये बताओ, ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम करेगा, डाउनवर्ड। Fe किधर काम करेगा, डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड काम करेगा। खड़े जाओ तुम, इधर आ जाओ साइड रख दो कॉपी। ये ऐसे बच्चे हमारे कि जो समझने से कम और नोट करने ज्यादा बिलीव करते हैं। तो भाई क्या होगा मेरे पास, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, क्यों, फील्ड की डायरेक्शन, राइट। इसी समय बिकॉज ऑफ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, और ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मूविंग चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा, नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। राइट हैंड पाम रूल से चेक करते हैं जरा, किधर होगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो भाई जरा देखो, फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द इनवर्ट, फील्ड लाइंस टुवर्ड्स दिस इनवर्ट, और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज करंट। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर काम कर रहा है, ऊपर कर रहा है। कोई रटने रटाने की बात तो नहीं है ना भाई। सो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग upward, Fm. What will happen now? In this region, there are two fields, one magnetic, other is electric. इनमें क्या खास बात है, खास बात ये है कि मैग्नेटिक इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक डाउनवर्ड है, यानी दोनों ही फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। सो प्यारे बच्चों, if we apply at a particular region electric as well as magnetic field normal to each other, अगर किसी पर्टिकुलर रीजन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मैं कुछ इस तरह से अप्लाई करूं तो आपस में दोनों परपेंडिकुलर हो, ठीक है। सो क्या रिगार्डिंग नहीं होगी, क्या चल रही होगी ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो बच्चों अगर किसी पर्टिकुलर रीजन पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं और वहां से कोई चार्ज पार्टिकल गुजर के जाएगा तो क्या होगा, उसमें दोनों ही फोर्स काम करेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के क्या अप्लाई होंगे, अपोजिट लगेंगे। क्या लगेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये सीधे ही स्ट्रेट पास हो जाएगा। बात को समझो, अरे दो फोर्स काम कर रहे हैं इस चार्ज पार्टिकल पे, एक नीचे की तरफ काम कर रहा है, एक ऊपर की तरफ काम कर रहा है। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये अनडिविएटेड सीधे निकल जाएगा स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए। लेकिन अगर किसी एक की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर जाएगा, दिस डायरेक्शन, है ना। अगर Fm इज ग्रेटर देन Fe तो यही चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, बोलो भाई अपवर्ड फोर्स लग रहा है ज्यादा। और इफ यहां पे देखेंगे Fe इज ग्रेटर देन Fm, अगर Fe ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स तो यही चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ काम से नीचे की तरफ चला जाएगा। समझ रहे हो ना, दैट इज क्या हुआ, वो स्ट्रेट नहीं गया, इस रीजन से वही गुजरेगा जो कि जरा देखते हैं तो कौन सा पार्टिकल गुजरेगा जिस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल काम कर रहा है। जरा देखेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, E इज इक्वल टू F बाई Q। सो F इज इक्वल टू कितना हो गया, EQ, ओके। तो Fe इज इक्वल टू Fm, है ना। चार्ज पार्टिकल के स्ट्रेट पास करने की कंडीशन क्या है, Fe इज इक्वल टू Fm। तो Fe कितना हो गया मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स, EQ। Fm कितना होगा, किस फार्मूले से, QVB sin थीटा। बेटा थीटा वेलोसिटी और फील्ड के बीच में एंगल, वेलोसिटी किधर है, ये पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी, राइट, याद रखना।
और मैग्नेटिक फील्ड किधर बेटा? इनवर्ड। इनवर्ड। वेलोसिटी इधर इनवर्ड। बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। थीटा इज 90 है, सो F इज इक्वल टू कितना होगा? QVB। यहां पे रखूंगा QVB, ठीक है? तो Q से Q कैंसिल हो गया बच्चों, V इज इक्वल टू कितना आ गया? वेलोसिटी नो, क्या क्या कैंसिल हुआ? QVB, हाँ ठीक है, Q और Q कैंसिल हो गया, V इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? E/B, ठीक है प्यारे बच्चों, कंसंट्रेट करेंगे। यहां पर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कौन अप्लाई कर रहा है? मैं अप्लाई कर रहा हूं, आप अप्लाई करेंगे जब कभी करेंगे, या कोई दूसरा करेगा, साइंटिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता होगी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, यानी ये वेलोसिटी मुझे पता चल जाएगी। E और B के पता होने से ये वेलोसिटी मुझे पता चल जाएगी, और इस रीजन से उसी वेलोसिटी का पार्टिकल पास कर पाएगा, अदरवाइज नहीं पास करेगा। तो सपोज दैट किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे पर्टिकुलर स्पीड के पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर दूंगा कि v की वैल्यू उसके बराबर हो जाए, तो वही उसी स्पीड का चार्ज पार्टिकल यहां से गुजर के जाएगा, अदरवाइज नहीं गुजर पाएगा। तो ये पूरा अरेंजमेंट क्या कर रहा है? वेलोसिटी को सिलेक्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को ही गुजरने दे रहा है, और इससे कम या ज्यादा हो जाएगी तो उसको गुजरने नहीं देगा। समझ में आ गया भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है भाई। और अगर ज्यादा वैल्यू होगी, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, समझना इससे, तो वेलोसिटी ज्यादा होने से कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा? कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो फिर चार्ज ऊपर चला जाएगा। और अगर वेलोसिटी किसी की कम होगी तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी वही चार्ज पार्टिकल गुजरेगा जिसकी वेलोसिटी अरे फिक्स है, इससे ना तो कम ना तो ज्यादा। तो इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या हुआ? इट इज एन अरेंजमेंट in which the two fields, that is electric and magnetic fields, are at particular region are normal to each other, ठीक है? तो इस जगह से इस पूरे अरेंजमेंट से वही चार्ज पार्टिकल पास कर पाएगा जो इस फार्मूले को क्या करेगा? वेरी गुड, सॉरी इस फार्मूले को फॉलो करेगा, ठीक है? समझ रहे हैं? इस वेलोसिटी का ही पार्टिकल जा पाएगा, उससे कम या ज्यादा का गुजर नहीं पाएगा। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं भाई? वेलोसिटी सिलेक्टर। समझ में आया कि नहीं? इसको पॉज कर दीजिए, फिर हम लोग इसको मैनुअल करा। चलो भाई